गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीता मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई का पाठ नंबर 4, तुम मुझे खून दो। इसके लेखक हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। परिचय: इनका जन्म हुआ है 1897 कटक उड़ीसा में और इनकी मौत हुई है 1945, लेकिन लिखा गया है अनुमानित, यानी किसी को फिक्स नहीं पता कि ये 1945 में मरे हैं कि नहीं। आज इस पाठ में क्या पढ़ेंगे? आज के पाठ में नेताजी लोगों को एक भाषण के द्वारा संबोधित कर रहे हैं और संबोधित करके वो लोगों से कुछ कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, आइए पाठ में देखते हैं। दोस्तों, 12 महीने पहले पूर्वी एशिया में भारतीयों के सामने संपूर्ण सैन्य गठन या अधिकतम बलिदान का कार्यक्रम पेश किया गया था। सैन्य गठन का अर्थ होता है सेना को जोड़ना। देखिए, सेना को जोड़ने का कार्यक्रम आज से 12 महीने पहले पेश किया गया था। यहाँ पर आपकी आकृति वाला पहला प्रश्न है, नेताजी यह कार्यक्रम पेश किए थे। वन बॉक्स। आज मैं आपको पिछले साल की हमारी उपलब्धियों का मतलब होता है प्राप्ति, का ब्यौरा दूंगा। ब्यौरा का मतलब होता है जानकारी, तथा आने वाले साल की हमारी मांगे आपके सामने रखूंगा। तो पिछले साल उन्होंने क्या क्या उपलब्धि हासिल की वो भी बताएंगे आम जनता को। साथ ही साथ अब उनकी क्या मांग है जनता से, ये भी वो जनता को बताने वाले हैं। ऐसा करने से पहले मैं आपको एक बार फिर यह एहसास कराना चाहता हूँ कि हमारे पास आजादी हासिल करने का कितना सुनहरा अवसर है। तो उन्होंने लोगों से कहा कि भाई, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, पिछले साल के बारे में भी, इस साल के बारे में भी मेरी कुछ मांगे हैं आपसे, और साथ ही वो आजादी के बारे में भी लोगों को एहसास दिलाते हैं। यहाँ आपका प्रश्न है, हमारे पास आजादी हासिल करने का यह अवसर है। वन बॉक्स। हमारे संघर्ष की सफलता के लिए मैं बहुत अधिक आशावादी हूँ, क्योंकि मैं केवल पूर्व एशिया के 30 लाख भारतीयों के प्रयासों पर निर्भर नहीं हूँ। तो वो कहते हैं कि सेना में 30 लाख लोग आए हैं, तो वो सिर्फ उन पर निर्भर नहीं है। भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है, विराट मतलब विशाल, तथा हमारे लाखों देशवासी आजादी हासिल करने के लिए अधिकतम दुख सहने और बलिदान देने के लिए तैयार है। तो उनका मानना था कि भारत के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं जो अब एक आंदोलन करना चाहते हैं, अब वो दुख और बलिदान के लिए तैयार हैं, मतलब अपनी जान तक दे सकते हैं। दुर्भाग्यवश सन 1897 के महान संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हैं। देखिए किस तरह यहाँ पर वो लोगों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि आज जो भी हिंदुस्तानी है, आज सभी लोग जाग गए हैं, सभी लोगों को अगर दुख सहना पड़े तो वो दुख सहने को तैयार है, लेकिन वो बलिदान से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब आपका यहाँ सवाल है, प्रश्न है, भारत के अंदर एक यह चल रहा है। वन बॉक्स। दुर्भाग्यवश सन 1857 के महान संघर्ष के बाद से हमारे देशवासी निहत्थे हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा कि 1857 की जो लड़ाई हुई उसके बाद हम निहत्थे यानी कि बिना हथियार के हो गए, जो भी हथियार थे वो लड़ाई में खत्म हो गए। तो यहाँ आपका प्रश्न है, इस लड़ाई के बाद देशवासी निहत्थे हो गए। वन बॉक्स। जबकि दुश्मन हथियारों से लदा हुआ है। आज के इस आधुनिक युग में निहत्थे लोगों के लिए हथियारों एक एक आधुनिक सेना के बिना आजादी हासिल करना नामुमकिन है। देखिए लोगों से वो क्या कहते हैं कि अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो हमें क्या चाहिए, एक आधुनिक सेना चाहिए और साथ ही साथ हथियार चाहिए। अगर सेना में लोग नहीं हुए तब भी हम नहीं लड़ सकते, अगर लोग हैं और हथियार नहीं है फिर भी हमारा लड़ना ना लड़ने के बराबर हो जाएगा। अब ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि अपनी आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए भारतीय स्वयं आ गया है। तो वो लोगों से कहते हैं कि आप आइए और सेना में भर्ती होइए। संपूर्ण सैन्य गठन के कार्यक्रम के अनुसार मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की माँग की थी। देखिए, आज नेताजी लोगों को फिर से याद दिला रहे हैं कि उन्होंने लोगों से कुछ माँगा है। क्या? जवान माँगा है, धन माँगा है और सामग्री। सामग्री का मतलब होता है वस्तुएँ माँगी हैं जो युद्ध में लोगों को मदद कर सके, सेना को मदद कर सके। तो इस तरह से वो लोगों से 3 चीज़ माँग रहे हैं। तो आपका यहाँ प्रश्न है, नेताजी लोगों से यह माँग रहे हैं। 2 बॉक्स। मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि हमें पर्याप्त संख्या में रंग रूट मिल रहे हैं।
पर्याप्त मतलब काफ़ी, रंग-रूट का मतलब होता है नए सिपाही। तो वो लोगों से कहते हैं कि हमारी सेना में नए सिपाही आ रहे हैं। हमारे पास पूर्वी एशिया के हर कोने से रंगरूट आए हैं। चीन, जापान, चीन, फिलिस्तीन, जावा, बोर्नियो, सेलेबस, सुमात्रा, मलाया, थाईलैंड और बर्मा से। ये जितने भी मैंने अभी जगहों के नाम पढ़े, इन सभी जगहों से उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए रंगरूट यानी कि नए सिपाही मिल गए, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हैं। अब आपका यहाँ पे प्रश्न है, नेताजी को पर्याप्त संख्या में ये मिल रहे हैं। 1 बॉक्स। आपको और अधिक उत्साह एवं ऊर्जा के साथ जवानों, धन और सामग्री की व्यवस्था करते रहना चाहिए। ऊर्जा का मतलब होता है जोश। तो वो लोगों से कहते हैं कि आप भी कोशिश कीजिए, हमारे लिए जवान ले आइए, धन ले आइए और उन जवानों के लिए सामग्री ले आइए ताकि वो युद्ध लड़ सकें। विशेष रूप से आपूर्ति, आपूर्ति का मतलब होता है पूरा करना और परिवहन की समस्याओं का संतोषजनक समाधान होना चाहिए। समाधान यानी कि हल। उनका मानना है कि जो जवान हम चाहिए, जो सामान चाहिए, इन सब की पूर्ति के लिए सबसे पहले परिवहन की जो समस्या है, यानी कि जो यातायात की समस्या है, वो कम से कम पहले हल होना चाहिए। जैसे हमारे बहुत सारे सैनिक सीमा पर तैनात हैं, बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर समय-समय उन्हें खाने की चीज़ें ना मिले, पीने की चीज़ें या वस्त्र ना मिले, कपड़े ना मिले या वो सामग्री ना मिले जिसे वो लेकर युद्ध करते हैं, तो उनका युद्ध करना, ना करना एक हो जाएगा। तो इसके लिए अगर यातायात का साधन परफेक्ट रहेगा, तो ही समय-समय पर उनको वो सभी चीज़ें मिल पाएँगी। ये सभी वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग उन्हें ये सभी चीज़ें लाकर दें। सबसे बड़ी समस्या युद्ध भूमि में जवानों और सामग्री की कुमक पहुंचाने की है। कुमक यानी कि सहायता। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम मोर्चों पर अपनी कामयाबी को जारी रखने की आशा नहीं कर सकते, ना ही हम भारत के आंतरिक भागों तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या क्या है, जवान और सामग्री पहुंचाने की। यानी अगर सीमा पर जवान कम हो रहे हैं तो वहां पर जल्दी से जल्दी जवानों को पहुँचाया जाए, सामग्री अगर खाने-पीने की या युद्ध की सामग्री कम पड़े तो उन्हें पहुँचाना चाहिए। अगर ये नहीं पहुँचा समय-समय पर, तो हम कभी भी आज़ादी पूरी तरह से हासिल कर पाएँगे, ये नहीं हो पाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत के आंतरिक भागों तक पहुँचाने में कामयाब हो सकते हैं। यानी जब तक ये नहीं आएगा, तब तक हम जीत नहीं सकते। आप में से उन लोगों को जिन्हें आज़ादी के बाद देश के लिए काम जारी रखना है, या कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा, हमारे स्वातंत्र्य संघर्ष का आधार है। उन्होंने लोगों को बताया कि बर्मा से हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और आज़ादी के बाद कभी हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। तो आपका यहाँ प्रश्न है, विशेष रूप से हमें इनसे आधार मिल रहा है। 1 बॉक्स। यदि आधार मजबूत नहीं है तो हमारी लड़ाकू सेनाएं कभी विजयी नहीं होंगी। याद रखिए कि यह एक संपूर्ण युद्ध है, केवल दो सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं। इसीलिए पिछले पूरे 1 वर्ष से मैंने पूर्व में संपूर्ण सैनिक गठन पर इतना जोर दिया है। तो उनका मानना है कि ये छोटी-मोटी लड़ाई नहीं है या कुछ समय के लिए प्राप्त की जाने वाली आज़ादी नहीं है, ये पूरे लाइफ के लिए हम आज़ादी पाना चाहते हैं। इसीलिए जितना अच्छा सेनाओं का गठन होगा, उतना ही अच्छा युद्ध हम लड़ पाएँगे। एक और भी कारण है, आने वाले महीनों में मैं और मंत्रिमंडल की युद्ध समिति के मेरे सहयोगी युद्ध के मोर्चे पर और भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए भी अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। तो वो और मंत्रिमंडल भारत के अंदर क्रांति लाने पर अपना ध्यान दे रहे थे। तो यहाँ आपका सवाल है कि लेखक यहाँ क्रांति लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। 1 बॉक्स। इसीलिए हम सब बात को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी अनुपस्थिति में कार्य निर्बाध चलता रहे। निर्बाध मतलब हमेशा या बिना रुके। अनुपस्थिति का मतलब होता है एब्सेंटी में। तो उनका मानना था कि वो पहुंचे ना पहुंचे किसी कोने में, लेकिन सिपाहियों को अपना काम कभी रोकना नहीं चाहिए। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल सबसे ऊपर होते हैं, उसके बाद टीचर फिर बच्चे। अगर प्रिंसिपल नहीं आई तो टीचरों को चाहिए कि वो अपना निर्णय लेने में सक्षम हो और स्कूल का कोई भी कारोबार प्रिंसिपल के ना होने पे कभी ना रुके, टीचर्स उसमें
अपना सहभाग देते रहे। वैसे उन्होंने भी कहा कि हम पहुँचे ना पहुँचे, आप लोगों को इस तरह से अपना दिमाग यूज़ करना है कि कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। साथियों, 1 वर्ष पहले जब मैंने आपके सामने कुछ माँगें रखी थी, तो 1 साल पहले उन्होंने लोगों के सामने कुछ माँगें रखी थी। तब मैंने कहा था, यदि आप मुझे संपूर्ण सैन्य संगठन दें, तो मैं आपको एक दूसरा मोर्चा दूँगा। मैंने अपना यह वचन निभाया है। तो उन्होंने लोगों से कहा था कि आप मुझे सेना संगठन करने का पूरी ताकत दीजिए, यानी कि जवान दीजिए, धन दीजिए, सामग्री दीजिए और मैं आपको एक दूसरा मोर्चा दूँगा। और उन्होंने अपना ये वादा पूरा किया है। हमारे अभियान यानी चढ़ाई का पहला चरण पूरा हो गया है। हमारी विजयी सेनाओं ने निपियोनी सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शत्रु को पीछे ढकेल दिया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी सेना बना ली है कि जो आज कदम से कदम मिलाकर शत्रुओं का मुकाबला कर रही है और शत्रुओं को हरा भी रही है। सिर्फ इस कारण कि अब विजय हमारी पहुँच में दिखाई देती है, आपका यह सोचना कि आप जीते जी भारत को स्वतंत्र देख ही पाएँगे, आपके लिए घातक गलती होगी। तो उनका मानना था कि कभी ये ना सोचें कि आप युद्ध लड़ेंगे, युद्ध लड़ने के बाद आप विजय भी हो जाएँगे और आप मरेंगे नहीं और ज़िंदा रहेंगे और आज़ादी का जो लाभ है आप वो ले पाएँगे, ऐसी उम्मीद मत कीजिए। मतलब ज़्यादा लालच नहीं करनी है। हर किसी को ये सोच के चलना है कि भाई हम लड़ेंगे, आज़ादी हमें हासिल करना है, लेकिन आज़ादी के बाद आप जीवित रहे, ये टर्म कंडीशन मत लगाइए। हो सकता है लड़ते-लड़ते आपकी मौत हो ही जाए। जैसे ही कोई इंसान आम का पौधा लगाता है या गुठली लगाता है, तो वो इस बात की उम्मीद नहीं करता कि वो आम का पौधा जब बड़ा होगा तो उसका फल वो इंसान खाएगा ही खाएगा। इंसान अपने आने वाले पीढ़ी के लिए वो पेड़ लगाता है ताकि आने वाली संतान उसका स्वाद चख सके। यहाँ मौजूद लोगों में से किसी के मन में स्वतंत्रता के मीठे फलों का आनंद लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने फल की बात बताया, उसी तरह यहाँ पे नेताजी ने भी बोला है कि इंसान को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आज़ादी के मीठे फल खा ही लेंगे या भोग ही लेंगे। सोच के चलिए, लड़ने जा रहे हो तो शायद आप वापस ज़िंदा नहीं आओगे। अगर ये सोचोगे तो पूरी लगन के साथ आप लड़ोगे। अगर ये सोचोगे कि नहीं मुझे ज़िंदा रहना है, तो शायद आप लड़ाई ठीक से ना लड़ पाओ। अब यहाँ पे आपका प्रश्न है, हमारे मन में इसके मीठे फलों का आनंद लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। फन बॉक्स। और अब वह हमारी प्रिय मातृभूमि की पवित्र धरती पर बहादुरी से लड़ रही है। अब जो काम हमारे सामने है, पूरा करने के लिए कमर कस ले। तो उन्होंने कहा कि अब हमें पूरी तरह से रेडी होना चाहिए, कमर कस लेना चाहिए। मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की व्यवस्था करने के लिए कहा था। मुझे वह सब भरपूर मात्रा में मिल गए हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मैंने आपसे माँगा, आपने मुझे सच में वो दिया है। अब मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। जवान, धन और सामग्री अपने आप विजय या स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। हमारे पास ऐसी प्रेरक प्रेरक का मतलब होता है प्रेरणा देने वाली शक्ति होनी चाहिए, जो हमें बहादुर व नायकोचित नायकोचित का मतलब होता है नायक के योग कार्यों के लिए प्रेरित करे। अब वो लोगों से कहते हैं कि मैंने जो भी आपसे माँगा, आपने वो सब मुझे दिया। लेकिन साथ में हमारे अंदर एक ताकत भी होनी चाहिए, एक प्रेरणा देने वाली, कि वो ताकत हमें नायक बनाए, एक नेता बनाए, ताकि हम लड़ाई अच्छे से लड़ सकें। यहाँ आपका प्रश्न है, हमारे पास एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए। तो कौन-सी शक्ति होनी चाहिए? आपको वो उत्तर लिखना है। एक लंबी लड़ाई अब भी हमारे सामने है। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की, जिससे स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से बनाई जा सके। अब यहाँ पे वो लोगों से कहते हैं कि आपके मन में सिर्फ मरने की इच्छा होनी चाहिए। जब आप ये इच्छा रखेंगे, तो आप पूरी लगन के साथ लड़ सकेंगे। साथियों, स्वतंत्रता युद्ध के मेरे साथियों, आज मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूँ। सबसे ऊपर मैं आपसे अपना खून मांगता हूँ। वह खून ही खून का बदला लेगा जो शत्रु ने बहाया है। खून से ही आजादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो और मैं तुमसे आजादी का वादा करता हूँ। तो अंत में हमारे नेताजी ने लोगों से उनका खून मांगा, उनका बलिदान मांगा और कहा कि वो वादा करते हैं कि सभी को आजादी जरूर दिलाएंगे। अब आपका यहाँ प्रश्न है, नेताजी लोगों से यह मांग रहे हैं। वन बॉक्स। इस तरह इस आज पाठ में हमने क्या सीखा?
आज के पाठ में हमने देखा कि नेताजी कैसे लोगों को अपने भाषण के द्वारा संबोधित कर रहे हैं और भाषण के द्वारा वो लोगों से अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि लोग उनकी मदद करें। क्योंकि सिर्फ एक के मदद करने से या दो की मदद करने से ये आजादी हमें नहीं मिलती। आजादी हमें तब मिली जब पूरा हिंदुस्तान एक हो गया और जब सभी ने अपने प्राणों का बाजी लगा दी, तब जाकर आज हमारा ये देश आजाद हुआ है। तो इस आजादी को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए और इस आजादी की हमें हमेशा कद्र करनी चाहिए। आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला, पाठ में आए देश। तो पहला है चीन, जापान, जावा, सुमात्रा। भारतीयों के सामने पेश किया गया कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है संपूर्ण सैन्य गठन। पूर्वी एशिया के हर कोने से आए हुए रंगरूट। स्वतंत्रता की राह इससे बनाई जा सकेगी। तो उत्तर है शहीदों के खून से। हमारे स्वातंत्र संघर्ष का आधार, हमारा आधार है पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।